नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज हम कैसी भूमि के ऊपर बात करेंगे तो मैं आपको पहले बता देता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे नदी, नाला, झील, पहाड़, तालाब, बिहड़, ऐसी भूमि जो खेती के लिए न मिल सकने वाली भूमि है। यानी कि यह भूमि खेती कृषि के लिए नहीं मिलती है पट्टे के आधार पर। इन भूमियों को स्वार्णिक भूमि कहा जाता है और ऐसी भूमि के अंदर ना तो पट्टे होते हैं और ना ही ऐसी भूमि उपजाऊ यानी कि खेती के लिए नहीं मिल सकती ऐसी भूमि। तो चलिए, आज मैं इसी भूमि के ऊपर चर्चा करता हूं और फिर बताऊंगा आपको कि पट्टी की भूमि क्या है, अन उपजाऊ बंजर भूमि क्या होती है और आवासीय भूमि क्या होती है, और साथ में बताऊंगा कि कछाड़ दियारा की भूमि किसे कहते हैं। तो चलिए, अब मैं बात करता हूं कि नदी, नाला, झील, पहाड़ और ऐसी भूमि जो खेती के लिए मिलने योग्य भूमि नहीं होती है। तो चलिए, मैं विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करता हूं। साथियों, यह वह भूमि होती है जो भौगोलिक अथवा किसी कारणों से खेती योग्य नहीं होती है। यानी कि झील, नदी, तालाब, पहाड़ और ऐसी जो भूमि होती है वह भूमि खेती योग्य नहीं होती है। इस प्रकार की भूमि पर लगान संबंधी आकलन नहीं किया जाता और साथियों, आमतौर पर इस भूमि की ना तो नपाई होती है, लेकिन समय समय पर इसका सर्वेक्षण होता है, इसलिए यह गांव के अभिलेख का हिस्सा नहीं होती है। आपको बता दूं कि आदिवासी इलाके में ऐसी भूमि का भी सर्वेक्षण किया जाता है, यानी कि यहां पर नहीं, आदिवासी इलाके के अंदर ऐसी भूमियों का भी सर्वेक्षण किया जाता है। और साथियों, यह भूमि गांव के सामूहिक भूमि के अधिकार दस्तावेज का हिस्सा मानी जाती है। यहां पर आपको बताता चलूं कि जहां कहीं भी इस भूमि के कुछ आय की गुंजाइश रहती है वह कलेक्टर के आदेश पर जमीन की नीलामी यानी कि साल भर के लिए की जाती है। यानी कि आपके इलाके में पहाड़, नदी, नाला, जोहड़ ऐसी अगर भूमि है तो इस भूमि का पट्टा कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपके पास कोई तालाब है, तालाब के अंदर सिंघाड़े का पट्टा हो सकता है, लेकिन खेती से संबंधित इस प्रकार की भूमि का कोई पट्टा नहीं हो सकता। और साथियों, अगर यह भूमि कहीं पर पड़ी हुई भी है तो कलेक्ट्रेट अपनी मर्जी के अनुसार 1 साल के लिए अगर वह भूमि लगता है कि वह भूमि जो नदी, नाला, पहाड़ ऐसी जो भूमि होती है, अगर यह डीएम कलेक्टर को यह मालूम होता है कि ऐसी भूमि के ऊपर खेती की जा सकती है तो 1 साल के लिए वह किसी के भी नाम नीलामी छोड़ने का अधिकार भी रखता है। अब मैं बता दूं कि कुछ साथी पूछते हैं कि पट्टी की भूमि क्या होते हैं। तो साथियों, पट्टी की भूमि के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। साथियों, पट्टी की भूमि 2 प्रकार की होती है। पट्टी भूमि यानी कि अस्थायी और अस्थायी पट्टी की भूमि, यानी कि अस्थायी पट्टी की भूमि और अस्थायी पट्टी की भूमि। तो पहले बात करते हैं कि यह वह भूमि है जो खेती योग्य होने के बावजूद भी किन्हीं कारणों से पट्टी में छोड़ी जाती है या वहां नियमित खेती नहीं होती है। इस भूमि का कोई लगान देय नहीं होता है। यह वह भूमि है जिसका पुराने भूस्वामियों ने सीलिंग एक्ट के दौरान यानी कि लगानी भूमि न दिखाकर पट्टी की भूमि खाते में दस्तावेज अपने अधिकार में रहने दिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि आज भी इन भूस्वामियों का कब्जा भूमि के ऊपर बरकरार है और सामान्यतः यानी कि पट्टी की भूमि के 2 हिस्से होते हैं, यानी कि अस्थायी भूमि पट्टी की भूमि और अस्थायी पट्टी की भूमि। अब यह जानते हैं कि अस्थायी पट्टी की भूमि किसे कहते हैं और अस्थायी पट्टी की भूमि किसे कहते हैं। अस्थायी पट्टी की भूमि क्या होती है? साथियों, यह वह भूमि होती है जो जोती जा सकती है। जी हाँ, अस्थायी पट्टी की वह भूमि है जो जोती जा सकती है, लेकिन आमतौर पर इसे खाली ही छोड़ दिया जाता है। यह भूमि अनउपजाऊ होती है, कभी कभार घास वगैरह उगाने हेतु इसकी जुताई कर दी जाती है। यानी कि पट्टी भूमि का बड़ा हिस्सा ग्राम पंचायत के अधीन भी होता है, जो अधिकार दस्तावेजों में दर्ज भी होता है। यही वह जमीन है जिसका कुछ भाग वन लगाने के लिए विभाग को दिया जाता है। भूमिहीनों या अन्य व्यक्ति को भी जमीन के पट्टे इसी के कोटे से दिए जाते हैं। यानी कौन सी भूमि? अस्थायी पट्टी की भूमि। अब बात करता हूं अस्थायी पट्टी की भूमि क्या होती है। साथियों, यह वह भूमि है
जिसका किसी साल खेती का वर्षों तक खाली छोड़ दिया जाता है, यानी कि एक साल उसके ऊपर कृषि का कार्य किया, लेकिन फिर वर्षों के लिए उसके ऊपर से खेती करने का कार्य छोड़ दिया जाता है। आमतौर पर यह खेती योग्य भूमि होती है, लेकिन यह गैर कृषि कार्यों के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। इस भूमि का सामान्यतः स्कूल, कॉलेज, बाजार, सड़क, जंगल, झाड़ी, कब्रिस्तान आदि होते हैं। और साथियों, कई जगहों पर इस भूमि का व्यापारिक औद्योगिक इकाई खड़ी कर महंगा लगान लगाया जाता है। इस प्रकार की भूमि पर लगान के आकलन के विशेष ध्यान दिया जाता है और साथियों, गांव के दस्तावेजों में इसे अलग श्रेणी में दर्ज किया जाता है। कुछ एक प्रांतों में इस भूमि को गैर मजरूआ जमीन भी कहा जाता है। मान लीजिए, मैंने आप लोगों को बताया कि एक भूमि अस्थायी प्रति की भूमि होती है और एक भूमि अस्थायी प्रति की भूमि होती है। अस्थायी प्रति की भूमि को कुछ प्रांतों यानी कुछ क्षेत्रों के अंदर उसे गैर मजरूआ भूमि भी कहते हैं। मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा कि फला जगह पर गैर मजरूआ जमीन पड़ी हुई है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो गैर मजरूआ जो जमीन होती है वह अस्थायी प्रति की भूमि होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि अनउपजाऊ बंजर भूमि किसे कहते हैं साथियों। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मैं आप लोगों को इतना सारा ज्ञान दे रहा हूं, आप लोग प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो के बाबत आप लोगों की कोई और जानकारी है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आइए, वहां पर मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझे वहां पर आकर कॉल भी किसी समय कर सकते हैं। तो बात करते हैं अनउपजाऊ बंजर भूमि क्या होती है और यह कैसी होती है। साथियों, अनउपजाऊ बंजर भूमि यह वह भूमि है जिस पर खेती नहीं की जा सकती, यानी कि अनउपजाऊ बंजर भूमि वह है जिस पर खेती नहीं की जा सकती और इसलिए इसका लगान नहीं वसूल किया जाता। यानी कि ये जो भूमि होती है अनउपजाऊ बंजर भूमि, इस भूमि पर ना तो खेती होती है और ना ही इसका लगान राजस्व वसूलता है। यह वह भूमि है जो सामूहिक होती है और हर एक के लिए उपलब्ध होती है, यानी कि सीधा सीधा अगर कहा जाए तो यह सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है अनउपजाऊ बंजर भूमि। कछार दियरा क्या होता है? हमारे कुछ प्रदेश के अंदर इस बारे में लोग नहीं जानते कि कछार और दियरा की भूमि किसे कहते हैं, तो चलिए यह भी जान लेते हैं। साथियों, यह वह भूमि है जो नदी के बहाव की वजह से, जिस भूमि के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं कछार दियारा की भूमि किसे कहते हैं। साथियों, यह वह भूमि है जो नदी के बहाव की वजह से बनती और बिगड़ती रहती है। ऐसी भूमि को कछार दियारा की भूमि कहते हैं। और साथियों, उत्तर भारत में अधिकांश क्षेत्रों में दियारा इसे कहा जाता है, यानी कि दियारा की भूमि। यह भूमि जिला कलेक्टर के अधीन होती है और इस जमीन की नीलामी की जाती है। दियरा जमीन का लेखा जोखा सर्वे विभाग के पास होता है। जो मैंने आपको बताया था, नदी, नाला, कहार, दियरा, तालाब, यह वही भूमि है जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि कलेक्टर इसकी नीलामी, अगर यह भूमि एक वर्ष के लिए इसकी नीलामी करता है, अगर यह भूमि उपजाऊ भूमि होती है तो इसे कहार दियरा की भूमि कहा जाता है, जो नदी के बहाव के कारण बिगड़ती और बनती रहती है। और कलेक्टर को इसके ऊपर यह अधिकार है कि अगर यह भूमि, कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि नदी के अंदर लोग काश्तकारी करते हैं या फिर गंगा जमुना के अंदर लोग काश्तकारी करते हैं, तो जहां पर वह लोग काश्तकारी करते हैं तो ऐसी भूमि को कछार दियरा की भूमि कहा जाता है, जो भूमि नदी के तट पर बनती और बिगड़ती रहती है। वकील साहब नमस्कार। और ठीक हो जी भाई साहब? भाई वो, हाँ वो उसी दिन आवेंगे। आज वो ना एक शादी थी, उसमें जाना पड़ गया ना, मैं आपको बता नहीं पर। हाँ हाँ हाँ, मंगल को इंशाल्लाह ऐसा करवा देंगे काम को, ठीक है ना भाई वाले। तो साथियों, अब बात करते हैं आवासीय भूमि क्या होती है। साथियों, यह वह भूमि है जो गांव के आवास के लिए या आबादी बसाने के लिए रखी जाती है। और साथियों, उत्तर प्रदेश और बिहार में यह जमीन व्यक्ति यानी कि विशेष के नाम पर खतौनी में दर्ज भी होती है।
यानी कि अन्य प्रदेशों में इस श्रेणी के तहत आने वाली भूमि गांव की भूमि दस्तावेज में दर्ज भी होती है व्यक्ति विशेष के नाम पर, और जमीन का विवरण इन राज्यों में नहीं मिलता है। जिस गांव की आबादी 2000 से अधिक होती है वहां आवासीय भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है और ऐसे रिकॉर्ड भू सर्वेक्षण विभाग के पास उपलब्ध होते हैं। साथियों, आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि मैंने जैसे आज देरा कछार भूमि के बारे में आप लोगों को जानकारी दी और नदी नाला और कछार की भूमि अस्थायी प्रति अस्थायी प्रति के बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। अगर कुछ आप लोगों का सवाल है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।